अच्छा जी, इसमें हम इस लेक्चर में हम देख लेते हैं जो हमारे रिमेनिंग एमसीक्यूज रह गए थे। 15 हमने कर लिए थे, 16वां देखे थे। ये अभी क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था, क्वेश्चन 15 और 15 से पिछले जो क्वेश्चन था, ये दरअसल वही क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ उसने उसकी फिगर पूछ ली है कि बताएं हमारे एसेट की कैरिंग वैल्यू या डिप्रिसिएशन कितनी होगी, वो देख लेते हैं, जिसको पढ़ लेते हैं वंस अगेन। The director of T Limited are disappointed by the draft profit for the year ended 30th September 2013. The company's assistant accountant Jerry has suggested following. कहते हैं a major item of plant that cost rupees 20 million to purchase and install on 1st October 2010. 1 अक्टूबर 2010 को आपने ये एसेट खरीदा था। प्लीज डेट्स को जरा ध्यान से लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। Is being depreciated on a straight line basis over a 5-year period. On 1st October 2012, the production manager believed that the plant was likely to last 8 years. देखें, 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर 2012 तक इसकी लाइफ 5 साल थी। इसका मतलब है 10 और 11, 2 साल तक इसकी लाइफ हमने 5 साल तक रखी। और उसके बाद वो कहता है द प्रोडक्शन मैनेजर बिलीव्स दैट द प्लांट वाज लाइकली टू लास्ट 8 ईयर, और उसके बाद उसने कहा जी दरअसल इसकी लाइफ कितनी है, 8 साल है। कहता है जी आप, मैं नीचे डायरेक्ट जाता हूं क्योंकि बाकी तो हमने पढ़ा हुआ है। उसकी अब रिक्वायरमेंट ये है 30 सितंबर 2013 को कहता है इस प्लांट की कैरिंग वैल्यू क्या होगी। चेंजेस इन एस्टिमेट का क्वेश्चन है। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए जरा लेके चलता हूं, कहां पर जी, कहाँ है ये, एक्सेल है हमारे पास जी, एक्सेल है हमारे पास, ये जी एक्सेल में थोड़ा सा नीचे आ जाएं जी, थोड़ा सा यहाँ पर इस क्वेश्चन का सिनेरियो मैं बता दूं जी कि हमारे पास 1 अक्टूबर 2010 को हमारे 2010 को आपने एक एसेट खरीदा था, कितने का जी, 20 मिलियन का। और चेंज कब आया, 1 अक्टूबर 2012, राइट। इसका मतलब है जब भी चेंज आएगा, चेंज इन एस्टिमेट, यहां तक उसकी लाइफ थी 5 साल, और इसके बाद वो कहते हैं जी अब इसकी लाइफ कितनी हो गई है जी, 8 साल। ठीक है, टोटल लाइफ उसने बताई, ये भी जरा ध्यान रखिएगा। तो इसका सादा सा हाल ये है कि पहले तो आपने ये जो चेंज से पहले पहले आप नॉर्मली इसको लेके चलो। देखिए चेंज से पहले हमारा एसेट था 20, और ये 2 साल तक डिप्रिशिएट हुआ। अगर ये 2 साल तक डिप्रिशिएट हुआ, यानी 11 और 12, तो इसकी डिप्रिसिएशन 2 साल की निकाल दें, इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी होगी। 1 साल की डिप्रिसिएशन कितनी होगी, 20 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 5 करता हूं तो 1 साल की डिप्रिसिएशन 4 पे, 2 साल की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 साल की डिप्रिसिएशन विल बी 8 रुपए। तो इसका मतलब है ये एसेट जब चेंज हुआ तो इसकी लाइफ, सॉरी, इसकी जो कैरिंग वैल्यू थी वो कितनी थी, 12 रुपए। राइट जी, कैसे 12 रुपए, 20 माइनस जो 8 रुपए की डिप्रिसिएशन थी जी, वो कितनी है जी, 8 है भी कुछ। ठीक हो गया जी। तो 2 साल की डिप्रिसिएशन अगर आपने अलग अलग से लिखनी हो तो 4 रुपए ये और 4 रुपए इस साल। राइट जी, तो 20 में से 2 साल की डेप्रिसिएशन निकल आई। इसका सादा सा तरीका, ये हमने चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट वैसे बहुत बचपन में पढ़ा भी था। तो 12 रुपए जब हमें चेंज आया है तो आज के बाद आपके एसेट की वैल्यू कितनी है, 12 रुपए। और इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है, पहले चूंकि 5 थी, और अब वो कितनी होगी, 8, 2 साल यूज कर ली, तो बाकी कितनी इसकी रिमेनिंग लाइफ होगी, 6 साल। अब इसकी लाइफ क्या होगी जी, 6 साल। तो मैं अब आज के बाद इस एसेट को अगर डिप्रिशिएट करूंगा तो वो कितने पर करूंगा, किधर गए हो, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 6, यानी 2 रुपए पर ईयर डिप्रिसिएशन उसकी होगी। उसने डेट दे दी, बहुत अच्छे। राइट जी, तो एनीवे
अगर मैं इसकी डिप्रिसिएशन इसमें से निकालना चाहूं, इस आज के बाद ये कितने से डिप्रिशिएट होगा हर साल? 2 रुपए से डिप्रिशिएट होगा। तो मैं कहूंगा इसकी जो कैरिंग वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ दिस ईयर वो कितनी होगी जी? 10 रुपए। तो इसका आंसर होना चाहिए 10 रुपए। राइट जी। कैसे पता चला? 20 रुपए का एसेट था, चेंज होने से पहले 2 साल वो डेप्रिशिएट हो चुका था, वो जो 2 साल था वो चूंकि 5 साल पर हो रहा था, तो इसकी डेप्रिसिएशन टोटल 8 हो चुकी थी। डेप्रिसिएशन सॉरी चेंज एस्टिमेट चेंज होने से के बाद उसकी डेप्रिसिएशन कितनी सॉरी उसका कॉस्ट कितनी बन गई थी? 12 रुपए। ये याद रखिएगा कि एस्टिमेट चेंज होते ही, जैसे ही एस्टिमेट चेंज होगा तो जो उसकी कैरिंग वैल्यू होगी वो उसकी कॉस्ट बन जाएगी। तो आज के बाद यानी कि 1 जनवरी 2013 से ऑनवर्ड ये एसेट, इसकी कॉस्ट कितनी होगी? 12 रुपए। और इसकी लाइफ कितनी होगी जी? रिमेनिंग जो लाइफ है 6 साल। ये 6 साल कैसे आई? क्योंकि उसने कहा था जी आज के बाद उसकी लाइफ जो है वो पता चला टोटल 8 साल है। टोटल 8 साल है, उसमें से पिछले 2 साल आप यूज कर चुके हैं, तो अभी रिमेनिंग कितनी बची? 6 साल। तो ये आपने ध्यान रखना है कि उसने रिमेनिंग लाइफ बताई है या उसने टोटल लाइफ। अगर टोटल लाइफ, जैसे इस केस में उसने टोटल लाइफ बताई थी कि उसकी टोटल लाइफ 8 साल है, तो टोटल लाइफ 8 साल है, इसके मतलब है 2 साल आप पहले यूज कर चुके हैं, तो उसकी जो नई लाइफ होगी वो कितनी होगी? 6 साल। ठीक हो? अगर वो कह देता रिमेनिंग लाइफ 8 साल है, फिर इसका मतलब है न्यू लाइफ 8 साल होनी थी। ये जरा ध्यान में रख लीजिएगा। राइट जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो उसकी रिक्वायरमेंट यहां पर ये थी कि बताएं इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी होगी। तो जाहिर है पहले 2 साल तक 4 रुपए डेप्रिसिएशन थी, अगले साल के बाद जब चेंज आया तो 2 रुपए डेप्रिसिएशन पर ईयर होनी थी, तो आज के बाद इसकी जो कैरिंग वैल्यू वो 10 रुपए होगी। तो इसकी जो राइट आंसर है, मैं अब वहां पर जाता हूँ। ये देखें जी, इसका राइट आंसर, उसके पूछिए कैरिंग वैल्यू कितनी होगी, तो 10 मिलियन इसकी कैरिंग वैल्यू होनी चाहिए जी। अच्छा जी, नेक्स्ट। व्हाट इज नेक्स्ट जी? इमाद टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट on 1 January 2011 for rupees 1120. At this date, the useful life of the asset was 10 year. Okay. और उस कहते हैं ये आखिर पे 120 रुपए का बिक भी सकता है, यानी ये उसकी रेजिडुअल वैल्यू बताने का एक तरीका होता है। तो हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 1120, रेजिडुअल वैल्यू इज 120, लाइफ इज 10 years. However, during 2013, ITIL estimates that remaining useful life of this plant is 6 years. अब उसने देखें क्या बताया, remaining useful life, इसका मतलब है एस्टिमेट के बाद इसकी लाइफ जो होगी वो 6 years, and expects to fetch residual value of rupees 170। उसने कहा जी के 2 चेंजेस आई हैं, एक तो लाइफ चेंज हो गई और दूसरा रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो गई। वो कहते हैं जी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करता है वो डेप्रिसिएशन के लिए। ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 30 दिसंबर 2018। वो इसने ये थोड़ा सा एक ट्रिक खेला कि उसने बताया जी कि लिया था एसेट 2011 में और चेंज कब हो रहा है? 2013 में, लेकिन उसने पूछा 2018 की डेप्रिसिएशन बताएं। तो चूंकि उस साल के बाद चेंज के बाद हर साल एक सी होगी, तो 2018 की भी डेप्रिसिएशन वही होगी। ठीक हो गया जी। तो इसमें भी हम देख लेते हैं जी। देखें, मैं पहले तो देखता हूँ 1 जनवरी 2011 को आपने खरीदा था और कब चेंज आया तब तक देखें, 11-12, 2 साल तक वन सेकेंड ये भी हमारे पास रहा। तो इसकी डेप्रिसिएशन अगर मैं चार्ज करना चाहूँ तो 1120 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 120, 1000, 1000 डिवाइडेड बाय 10, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन 100 रुपया होगी और 2 साल की 200 होगी। तो चेंज होने से पहले 1100 में से 200 निकाल दें तो इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी होगी? 920 रुपए। मैं अगर आप चाहते हैं तो जरा वहां ले जाता हूँ। ये वैसे तो ये हमने क्वेश्चन बहुत दफा वहां पर किए हुए हैं, क्या कहते हैं, ITA में भी। तो ये कॉस्ट इसकी जी, हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो कितनी है जी? 1120 रुपए। और इसकी रेजिडुअल वैल्यू पहले थी 120 रुपए। तो इसका मतलब है कि ये एसेट जो डिप्रिशिएबल अमाउंट है वो कितनी है? 1000 रुपए की। और ये चेंज से पहले इसकी लाइफ कितनी थी? 10। इसका मतलब है हर साल इसकी डिप्रिसिएशन कितनी होगी? 100 रुपया। तो 2 साल तक रहा है, तो इसका मतलब है
चेंज से पहले ये 200 रुपए तक डेप्रिशिएट हो चुका होगा। इसका मतलब है चेंज के बाद जब ये चेंज हुआ तो सबसे पहले तो हमें वैल्यू चाहिए कि कितनी है, तो मैं कह सकता हूं कि 1120 माइनस डेप्रिसिएशन। तो अब इसकी कॉस्ट क्या होगी जी? आज के बाद इसकी कॉस्ट जो है उसे हम कहेंगे जी ये 920 रुपए है, और इसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो कितनी है जी? 170 रुपए। लो जी, तो हम कह सकते हैं जी, इसको अगर आप करना चाहें इधर ही कर लेते हैं जी, इसका तिया पांचा। तो जो अमाउंट कितनी जी? 750। जो अमाउंट डेप्रिशिएबल है वो कितनी है? 750। लो 750। और इसकी लाइफ रिमेनिंग अब कितनी है? उसने कहा जी 6 इयर्स। तो यही डेप्रिसिएशन उसकी 125 रुपए इसकी आज के बाद डेप्रिसिएशन होगी, और उसकी रिक्वायरमेंट भी यही है। अब हर साल ये 2013 में भी यही है, 14 में भी यही है, 15 में भी यही है, 16 में भी यही है, 17 में भी यही है, 18 में भी यही है, क्योंकि 6 साल लाइफ है, मैक्सिमम 18 तक ही ये जा सकता था, 19 में ये जा नहीं सकता था। तो उसने आखिरी साल की पूछ ली, अपनी तरफ से शौका बना। लेकिन हमें पता है कि हर साल की डेप्रिसिएशन एक सी रहनी है स्ट्रेट लाइन में। तो हम कह सकते हैं जी इसका आंसर शुड बी 120 मिलियन। जो आफ्टर एस्टिमेट चेंज जो डेप्रिसिएशन है वो 13, 14, 15, 16, 17, 18 की एक ही है जी। तो लेट्स गो बैक टू दी बुक। here we go जी। तो इसमें हम कह सकते हैं जी इसका आंसर क्या होना चाहिए? 125,000। आई होप जी ये बात क्लियर है आपको। राइट जी, नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन 18। A company is preparing its financial statement for the year ended 31st December 2019 and discovered that in previous year following amounts were incorrectly capitalized in an intangible asset with indefinite useful life. Okay. ये कहते हैं जी 2015, 16, 17, 18 में कोई एक एक्सपेंस था जिसे हमने गलती से इंटेंजिबल एसेट बना दिया, यानी एसेट लिख दिया दूसरे लफ्जों में। राइट जी, गलती होगी। ये प्रायर ईयर हमारी एरर हुई। दिस इज प्रायर ईयर एरर। तो पिछले सालों की अगर कोई एरर है तो वो जाहिर है उस एरर को पिछले सालों में जाकर ठीक होना चाहिए। तो करंट ईयर का प्रॉफिट भी ठीक होगा और पिछले सालों के प्रॉफिट भी ठीक होंगे। कहता है व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑन 1 जनवरी 2018 फॉर करेक्शन ऑफ एरर्स। देखें ये 2018 है ना, तो 2018 पहले नंबर पर तो ये डिसाइड करना है कि क्या ये पिछले सालों की रिटेन अर्निंग्स में जाकर ठीक होंगे भी या नहीं होंगे। पहला आंसर है होंगे, क्योंकि ये पिछले सालों में गलती हुई है और उसका डेटा भी अवेलेबल है। दूसरा, अगर ये ठीक होंगे तो कैसे होंगे? एक तो हम करंट ईयर का प्रॉफिट ठीक करेंगे, और दूसरा पिछले सालों की जितनी प्रॉफिट्स हैं उनका इफेक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स में ठीक करेंगे। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में जो 2018 का ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स होगा उसमें जाहिर है पिछले सारे प्रॉफिट्स, 2018 वाला प्रॉफिट, जो 2018 वाली गलती है ये 2018 के प्रॉफिट में ठीक होगी। ये तो अभी हमारे पास ऑप्शन है ना, इसकी तो इनकम स्टेटमेंट है। तो ये याद रखनी है जो गलतियां होंगी प्रायर ईयर्स उसमें जो रिटेन्ड अर्निंग्स में ठीक करनी है, वो रिटेन्ड अर्निंग्स का जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें सिर्फ पिछले सालों के जो है वो सारे के सारे प्रॉफिट्स गलती हुई वो ठीक होगी जाकर। अच्छा, ये 4 पे प्लस 4 पे 8 और 3 11 रुपए। ये 11 रुपए से हमने पिछले सालों में अपने प्रॉफिट को ज्यादा शो किया होगा, क्योंकि एक्सपेंस नहीं शो किया। हमने इसको करना चाहिए था एक्सपेंस शो, हमने इसको एसेट बना दिया। तो इसका मतलब है अगर ये 4 भी एक्सपेंस नहीं हुआ, ये 4 भी एक्सपेंस नहीं हुआ था, ये भी 3 एक्सपेंस नहीं हुआ, तो 11 रुपए पिछले सालों के प्रॉफिट हमारे दरअसल ज्यादा शो होंगे। तो हम इन 11 रुपए से अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेंगे, एडजस्ट करेंगे। इस साल का जो है ये इस साल के प्रॉफिट में जाएगा जाएगा ये भी रिटेन्ड अर्निंग्स, लेकिन ये इस साल के प्रॉफिट में पहले ठीक होगा और फिर जाकर ये उसमें रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा। तो सिर्फ चूंकि उसने पूछा रिटेन्ड अर्निंग्स में कितना ठीक होगा, तो रिटेन्ड अर्निंग्स में सिर्फ पिछले सालों तक के। तो 11 रुपए ये जो है ये इसका 11 देख लेते हैं। यस, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन।
11 मिलियन का जाकर हम एडजस्टमेंट करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स में। अगर ये भी पूछ लेता कि ऐड करेंगे या लेस करेंगे, तो आंसर इज हम डिक्रीज करेंगे अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को इतने से, क्योंकि पिछले सालों में इसने को प्रॉफिट कम करना चाहिए था, जो नहीं हुआ था, अब कर देंगे जाकर। आई होप जी ये बात आपको क्लियर। पंच क्वेश्चन 19 सेम क्वेश्चन है जी। अब उसने पूछा है बताएं करंट ईयर प्रॉफिट के ऊपर जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए 2018 में कितनी एरर ठीक की जाएगी। तो सिर्फ करंट ईयर वाला 5 मिलियन, तो सिर्फ जो करंट ईयर का है उसे ही ठीक किया जाएगा, बाकी हम ठीक नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है ये तो सीधा सीधा आंसर है 5 मिलियन। तो ये इधर ही बल्कि इस बात को समझ लें कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने जो ठीक करना होता है, जो पिछले सालों के प्रॉफिट है उसका इफेक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स में, जो इस साल का है वो तो इस साल के प्रॉफिट में जाकर एडजस्ट होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20, मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन मुझसे समन ने पूछा था। 19 में तो बताया था आपने, 19 में। राइट जी। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा, 5 रुपए, क्योंकि उसने पूछा है सिर्फ प्रॉफिट में बताएं 2018 के प्रॉफिट में क्या गलती हुई। तो 2000 प्रॉफिट में ये गलती हुई थी कि हम 2000 के प्रॉफिट 2018 की जो गलती थी वो 2018 के प्रॉफिट में जाकर एडजस्ट हो, पिछले सालों के जितनी है वो रिटेन अर्निंग्स में ठीक हो, और इस साल का जो है वो इस साल के प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20, here we go। Most of the entities competitors value their inventory using the average cost method basis, whereas the entity uses the first in first out method। कहते हैं जी बाकी सारी इंडस्ट्री जो है वो एवको मेथड यूज करती है इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए, जबकि आप फाइफो यूज कर रहे हैं। राइट जी, माइंड यू वैसे ये पॉलिसीज हैं दोनों, अगर इनमें कोई चेंज आएगा तो वो चेंज इन पॉलिसी होगी। The value of inventory at 30 September 2013 on the FIFO basis is rupees 20 million. However, on the AVCO basis, it would be valued at 18 million। कहते हैं जी कि हम फाइफो पर हैं अभी, हमारी अगर फाइफो पर यूज करते हैं तो 20 मिलियन इन्वेंट्री होनी थी, लेकिन अगर यही एवको पर हो रही होती तो इस वक्त हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू 18 रुपए होनी चाहिए थी। ओके, by adopting the same method AVCO as its competitor, the inventory as 30 September 2012 was reported as 15 million. However, on the AVCO basis, it would have been reported as rupees 13.4 million। दूसरे लफ्जों में जी मैं जरा इसको थोड़ा सा समझ कर, कहता है जी ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि उसने क्या पूछा जी 30 सितंबर को बताएं इसका इफेक्ट क्या होगा प्रॉफिट के ऊपर 2013 को। इसका मतलब है मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ये मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, अगर फाइफो पर होती तो 20 रुपए, और अगर एपको पर होती तो 18 रुपए। और ये मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्योंकि पिछले साल की बता रहा है कि अगर फाइफो पर होती तो 15 रुपए थी, लेकिन अगर एपको पर होती तो 13.4 रुपए। कहते जी फर्ज कर लें अब हम भी फाइफो से एवको पर आ गए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैं जरा आपको इसके लिए लेके चलता हूं एक्सेल में और इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब भी बेटा ऐसे आए प्रॉफिट की बात हो, तो प्रॉफिट में हमने ये देखना है कि इन्वेंट्री का इफेक्ट सबसे पहले तो होता कहां है। इन्वेंट्री का इफेक्ट कहां पर होना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। हमें पता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। राइट जी, पहले मैं देख लेता हूं, अगर मैं फाइफो यूज करूं, अगर मैं फाइफो जो कि पहले यूज कर रहा था फाइफो, तो इस पर कितना फर्क पड़े। जस्ट फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूं जी कि मुझे, अगर मैं फाइफो यूज करता, मैं ओपनिंग इन्वेंट्री इसकी कितनी थी जी, इसके मुताबिक 15 रुपए, परचेजेस में वैसे अज्यूम कर लेता हूं 100 रुपए थी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी जी
क्लोजिंग कहते हैं जी 20 रुपए थी। यही होते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर लेते हैं उसके और देख लेते हैं प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखें अगर इस तरह से होता तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आनी चाहिए जी 95, यानी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 95 रुपए होनी। हमारा एक्सपेंस कितना है जी 50। अगर FIFO यूज करें और दोनों इन्वेंट्रीज को यूज करें तो हमारी इन्वेंट्री कितनी है जी 95 रुपए। कहता है जी जबकि दूसरी इंडस्ट्री जो है इसे एफ को यूज कर रही है, तो हम एफ को यूज करके भी देख लेते हैं कि अगर हम अब एफको पर शिफ्ट हो जाते हैं, कंपनी कहते हैं जी एफको पर शिफ्ट हो गए, तो जब एफको पर शिफ्ट हुई तो एफको पर शिफ्ट होते हुए वो कहता है जी इसकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है 13.4, और इसे हम 100 ही रखते हैं क्योंकि ये दोनों में सेम रहना चाहिए। और एफको यूज करते हुए कहता है जी इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए थी 18 रुपए। ऐसे ही है ना जी, फाइफो में ओपनिंग 15 थी, क्लोजिंग 20 है, और एफको में ओपनिंग 13.4 है और क्लोजिंग 18 है। अगर ये करें तो हमारे पास कितना आता है जी 95.4 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती है। देखिए जब हम फाइफो से एवको पर शिफ्ट हुए तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 95 से बढ़कर कितनी होगी 95.4। हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ी या कम हुई चीज से, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 0.4 से बढ़ गई। अगर 0.4 से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ गई है तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि दरअसल मेरा जो प्रॉफिट है वो 0.4 से कम हो गया होगा। अगर मैं चेंज करूंगा पॉलिसी फ्रॉम फाइफो टू एवको तो मेरा प्रॉफिट जो है दैट विल डिक्रीज फॉर $0.4 या रुपीज या जो भी उसने करेंसी यूज की है। कैसे पता चला, मैंने फाइफो का भी दोनों का यूज कर लिया और ये भी यूज कर लिया। ना भी करना हो तो ऐसे इन दोनों का डिफरेंस ले लें 15 और 20 का, तो ये दोनों का डिफरेंस जो है ये 5 रुपए बनता है, जबकि इसका और इसका जो डिफरेंस है ये 5.4 बनता है। इसका मतलब है मेरी जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो 5.4 से बढ़ रही होगी, तो मेरी 0.4 से बढ़, इसका मतलब है मेरे प्रॉफिट को डिक्रीज होना चाहिए बाय 0.4। तो मैं लेके जाता हूँ अब आपको वहां पर, तो ये देखें जी यहाँ पर आती है ऑप्शन द प्रॉफिट शुड डिक्रीज बाय 0.4 मिलियन। राइट जी, आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं, क्वेश्चन 21, disclosure requirement of IAS 8 in respect of changes in accounting policy are not applicable in case of what? किसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती? चेंज इन मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन फ्रॉम फाइफो टू वेटेड, डिस्क्लोजर जब भी चेंज इन पॉलिसी होगी डिस्क्लोजर तो चाहिए, इसमें तो चाहिए। इनिशियल अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वंस अगेन चाहिए। चेंज इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी वंस अगेन यहां पर भी चाहिए। फिर किसमें नहीं चाहिए? सब में तो अच्छा, नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन है, इसका मतलब है नहीं नन सर, ऑफ द बी अबव। इनिशियल एडॉप्शन। जी सर इसका बी नहीं होगा? जी 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 रिवैल्यूएशन मॉडल, यस यस यस, रिवैल्यूएशन मॉडल IAS 8 के अंडर नहीं आता। तो रिवैल्यूएशन मॉडल जो है ये IAS 16 के अंडर आता है ना, इसका मतलब है ये चूंकि उसने रिक्वायरमेंट ये देखी, ये जरूर ध्यान रखिएगा किसके अंडर, अगर वो सिर्फ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहता तो फिर ये होना था, अगर IAS 8 के अंडर डिस्क्लोजर में ये आएगा। बिल्कुल ठीक है जी, इनिशियल अडॉप्शन ऑफ द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, व्हाई बिकॉज दिस कम्स अंडर IAS 16। इसके अंडर हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये IAS 16 के अंडर आएगा। इसके जो डिस्क्लोजर है वो आएगा सही, लेकिन IAS 8 के अंडर नहीं आएगा बल्कि IAS 16 के अंडर आएगा। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन 22, which of the following changes would be considered as change in accounting policy? लो जी, आपने बताना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी है।
चेंजिंग द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल। देखिए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन है आई बेशक I-16 के अंडर है। अब उसकी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि IS 8 के अंडर, इसका मतलब ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। चेंजिंग द इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड फ्रॉम FIFO टू वेटेड एवरेज, ये भी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। इसका मतलब है दोनों है। देख लें जी कौन सी। ऑप्शन सी, बोथ कैटेगरीज जो हैं ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। फाइनल वन जी, क्वेश्चन 23 जी, which two of the following situations would require prior year adjustment as per IS 8? यानी कि उसने पूछा है एरर और पॉलिसी, क्योंकि एस्टिमेट में तो नहीं होगा। Here we go जी। चेंजिंग द डिप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम स्टेटमेंट, ये तो नहीं है जी, ये तो एस्टिमेट। चेंजिंग द मेजरमेंट मॉडल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू कॉस्ट मॉडल, ये है जी, ये कॉस्ट टू फेयर वैल्यू मॉडल, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। Incorporating the effect of material understatement found in last year closing inventories due to incorrect formula in Excel sheet, ये भी प्रायर एरर हुई है, तो इसकी भी एडजस्टमेंट पिछले सालों में करनी पड़ेगी आपको। ये भी ऑप्शन है जी, इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा प्रायर ईयर में। D, adopting the requirement of IS 20 for a government grant received by an entity for the first time। फर्स्ट टाइम में चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये तो अभी अडॉप्ट की गई है। तो ये हमेशा तब होगी जहां पर हमें पिछले सालों में कब करनी पड़ेगी, अगर पिछले सालों में कोई हुआ। ये तो अप्लाई अब हुई, मिली अब है, तो अभी तो हमने अप्लाई किया। अगर चेंज करेंगे तो फिर जाकर ये होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी एंड सी शुड बी दी राइट ऑप्शन। दैट्स इट जी, थैंक यू वेरी मच। ये जो इससे मैंने तमाम जितने आपके MCQ से ये सॉल्व कर लिए। आई होप ये आपको समझ लग गए होंगे। अगर कोई मसला हो तो यू कैन आस्क मी, यहाँ पूछ लें या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप आपके पास है 0300 8434 941। कोई क्वेश्चन है तो जी आप मुझसे पूछ सकते हैं।